चलिए आज चलते हैं संगठन के अंतर्गत संगठन संरचना के सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं अपन संगठन के सिद्धांत। तो संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत उद्देश्य की एकता का सिद्धांत। संगठन का सिद्धांत वही होना चाहिए जो हमारे प्रबंधक ने तय किया है और समूचे उपक्रम को उसी सिद्धांत को ध्यान में रख कर ही काम करना चाहिए। संगठन का उद्देश्य क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है? कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर समूचा उपक्रम, पूरा विभाग उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करेगा। इसी को बोलते हैं संगठन का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? पहला उद्देश्य का सिद्धांत, यानी सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हमारी संस्था को लाभ हो, और संस्था को लाभ होगा तो हमें अपने आप लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। स्वार्थ की भावना से कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है, ये इसका सिद्धांत। ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर कुशलता का सिद्धांत। जब संगठन किया जाता है यहाँ पर, तो हर एक व्यक्ति को जब काम सौंपा जाता है तो उसकी योग्यता अनुसार काम सौंपा जाता है। तो योग्यता अनुसार काम सौंपने का उद्देश्य यही होता है कि हर एक व्यक्ति जैसे ही आदेश मिले अपने काम को एकदम कुशलता के साथ कंप्लीट करे, वहाँ पर किसी प्रकार से भी सामग्री का नुकसान ना हो। जब व्यक्ति योग्य होगा तो एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी और सामग्री का किसी प्रकार से भी कोई नुकसान नहीं होगा, और लागत भी कैसे आएगी? कम से कम। इस विशेष कुशलता की बात को विशेष ध्यान देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो संगठन हम कर रहे हैं, कर्मचारियों का समूह बना रहे हैं, लेकिन अगर कुशलता को ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमको वहाँ पर लाभ नहीं होगा बल्कि हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी का प्रबंधक कुशलता पर विशेष ध्यान देता है, योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति करता है ताकि सामग्री का किसी प्रकार से भी कोई नुकसान वहाँ पर ना हो। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। अगला सिद्धांत होता है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, यानी हमारी कंपनी बड़ी है, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। कंपनी में 10 विभाग हैं, 10 विभाग मतलब 10 भागों में बटा हुआ है। तो ऐसी दशा में 10 भाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अगर प्रबंधक सोचेगा कि मैं एक अधिकारी की नियुक्ति कर दूं और वह पूरे 10 विभाग पर नियंत्रण कर लेगा तो ये संभव नहीं है। उस व्यक्ति का कार्य बढ़ जाएगा और सभी के ऊपर आसानी से नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में प्रबंधक क्या करता है? हर विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति कर देता है ताकि उसका कार्यभार कम हो जाए और वह अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों पर आसानी से नियंत्रण कर सके। तो हर विभाग में नियंत्रण करने के लिए जब एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो इसी को बोलते हैं अपन नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। और जब कंपनी का प्रबंधक इस नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को अपनाता है तो ऐसी दशा में हर एक व्यक्ति पर आसानी से नियंत्रण हो जाता है, और जहाँ भी कोई गलती होती है तुरंत पकड़ में आ जाता है, और इससे संस्था को लाभ ही होता है, हानि नहीं होता। इसी को बोलेंगे अपन नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत। अगला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। संगठन बना लिया गया है और अगर मान लो आदेश की एकता नहीं है तो हमको जो लाभ मिलना चाहिए या हमें जो उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी दशा में क्या होगा? जो उद्देश्य कब मिलेगा? जब हमको जब आदेश की एकता का सिद्धांत हो, यानी हर व्यक्ति को मालूम हो कि मुझे किससे आदेश मिलेगा और मुझे किसके आदेश का पालन करना है। तो हर व्यक्ति का एक अधिकारी होता है जो उसको आदेश देता है और वह व्यक्ति अपने उस अधिकारी के आदेश का पालन करता है। इसी को बोलते हैं अपन आदेश की एकता का सिद्धांत। ठीक। सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला जिसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर, निवेदन नीचे से ऊपर की ओर होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सोपान श्रृंखला। तो ये सोपान श्रृंखला संगठन के अंदर भी होना चाहिए। कंपनी के प्रबंधक को समूचा अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर वो समूचा अधिकार अपने पास रहेगा तो कंपनी का विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में कंपनी का विकास करने के लिए वह अपने अधिकारों को बांट देता है, विकेंद्रीकरण कर देता है, यानी कौन किसको आदेश देगा उसके बारे में जानकारी दे देता है। इसी को बोलते हैं सोपान श्रृंखला। तो प्रबंधक अपना कार्यभार हल्का करने के लिए अब जो भी आदेश देना है वो प्रबंधक को दे देता है, वो प्रबंधक फोरमैन को दे देता है, फोरमैन चार्जमैन को दे देता है, चार्जमैन
कर्मचारी को देता है, फिर इस प्रकार से उत्पादन होता है। और प्रबंधक जब मानसिक रूप से तनाव मुक्त हो जाता है तो वो कंपनी के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाता है, बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करता है, नए नए मशीन लाने की व्यवस्था करता है, ऐसे ऐसे उपाय करता है जिससे कंपनी को अधिक से अधिक मात्रा में और क्या हो जाए, लाभ। तो ये सब इसलिए कहा गया यहाँ पर संगठन के सिद्धांत में इस सोपान श्रृंखला का सिद्धांत भी होना चाहिए, मतलब आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना चाहिए। ठीक। लोच का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर का मतलब एक बार जो नियम बन गया वो नियम चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं। आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधक जब चाहे तब अपने उस संगठन के स्तर पर, विभाग के स्तर पर आसानी से परिवर्तन कर सके, वह विशेष गुण होना चाहिए, मतलब लोचता का सिद्धांत होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम अपने सिद्धांत में परिवर्तन कर सके, ऐसा होना चाहिए, तब बोलेंगे हमारा संगठन का सिद्धांत सही है और हमको वहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अपवाद का सिद्धांत, कंपनी के प्रबंधक को चाहिए कि कंपनी के कर्मचारी अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं रोज, उनके रोज के कार्यों पर ध्यान ना दे, वह वहाँ पर ध्यान दे कि कहाँ पर चूक हो रहा है, कहाँ पर किसी अधिकारी से या किसी कर्मचारी से कोई गलती हो रहा है, देखे और उसको समझाए वहाँ पर, ताकि दोबारा उस प्रकार से कोई गलती वहाँ पर ना हो। तो इस प्रकार के सिद्धांत को बोलते हैं अपन अपवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? अपवाद का सिद्धांत। ये अलग से आता भी है कि अपवाद के सिद्धांत से क्या आशय है, तो अपवाद समझ गए। अब कंपनी के प्रबंधक अपने संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के दैनंदिन कार्यों पर नियंत्रण न करते हुए यह देखे कि कर्मचारी से कहाँ पर कोई विशेष गलती हो रही है, और कहीं अगर विशेष गलती हो गई तो उसे टोके, समझाए, ताकि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति वहाँ पर ना हो। बाकी उस कार्यों से उसका कोई लेना देना वहाँ पर नहीं है, केवल गलती को देख लेगा थोड़ा सा और टोक देगा, तो दोबारा वैसी गलती वहाँ पर नहीं होगी। इस सिद्धांत को बोलते हैं अपन अपवाद का सिद्धांत। आगे बात समझ में? तो ये मुख्य सिद्धांत है हमारे इसके संगठन संरचना के मुख्य सिद्धांत। चलिए संगठन के सिद्धांत के बाद इसी में देखते हैं अपन अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण का मतलब होता है अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपना। इसी को भरार्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को भरार्पण। जब कंपनी का प्रबंधक अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है या दूसरे व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार दे देता है तो उसी को बोलते हैं भरार्पण, या उसी को बोलते हैं अधिकार अंतरण। तो जब कंपनी का प्रबंधक किसी भी काम करने के लिए अगले व्यक्ति को कोई अधिकार सौंप देता है तो सौंपने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? अधिकार अंतरण। और जैसे ही हम किसी व्यक्ति को अधिकार सौंपते हैं उसका उत्तरदायित्व तो बन जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है कि मुझे ये काम करना है। अधिकार के साथ ही उत्तरदायित्व का भी जन्म हो जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, और अगर मान लो समय पर मैं ये काम नहीं किया तो इसकी जवाबदारी भी मेरी होगी, मुझे इसका जवाब देना होगा, और जवाब न देने की स्थिति में उसे वहाँ पर सज़ा भी मिल सकती है। क्लास में हम एक कैप्टन की नियुक्ति करते हैं, उसको अधिकार दिया जाता है, सौंपा जाता है कि मेरे गैर मौजूदगी में, शिक्षक उसको अधिकार देता है कि मेरे गैर मौजूदगी में तुमको क्लास की व्यवस्था बनाकर रखना है। जब तक कोई शिक्षक ना आए यहाँ पर शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, पढ़ाई अपना चलते रहना चाहिए। जैसे ही उसको अधिकार दिए उसका उत्तरदायित्व तो अपने शिक्षक के प्रति उत्पन्न हो जाता है कि शिक्षक के गैर हाजिरी में मुझे क्लास संभालना है। और अगर मान लो उसने क्लास नहीं संभाला, शोरगुल होना शुरू हो गया, तो उसका जवाबदार कौन होगा? वो कैप्टन होगा। और कक्षा शिक्षक पहले उस कैप्टन के ऊपर कार्रवाई करेगा, बाकी बाद में होगा, देखा जाएगा, लेकिन पहले पकड़ में कौन आएगा? वो कैप्टन, क्योंकि उसे अधिकार दिया गया था लेकिन उसने अपनी जवाबदारी को, उत्तरदायित्व को ईमानदारी के साथ नहीं निभाया, इसलिए वहाँ पर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। ठीक वही अधिकार अंतरण। जब कंपनी का प्रबंधक अपने अधिकार को अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को सौंप देता है तो उसी को बोलते हैं अधिकार अंतरण, या उसी को बोलते हैं भरार्पण। आगे बात समझ में? अधिकार अंतरण के तत्व, तो जो अधिकार अंतरण के तत्व में क्या क्या आता है? अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। अधिकार मतलब प्रबंधक ने अधिकार सौंप दिया है कि तुमको ये काम करना है और इस सीमा में रहकर करना है, तो वह अगला व्यक्ति
जैसे ही प्रबंधक अधिकार सौंपता है उसके आदेशानुसार और एक निश्चित सीमा में रहकर अपने कार्य को पूरा करता है, तो उसको बोलते हैं अधिकार। अधिकार हमेशा कौन सौंपता है? प्रबंधक या बड़ा अधिकारी। किसको सौंपता है? अपने नीचे काम करने वाले अधिकारी को अधिकार देता है। अगला होता है उत्तरदायित्व। जैसे ही हम अधिकार सौंपते हैं उत्तरदायित्व अपने आप जन्म ले लेता है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बोलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये काम समय पर करना है। तो जिम्मेदारी को ही क्या बोलते हैं अपन? उत्तरदायित्व। और अगला व्यक्ति, ये उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो उत्तरदायित्व हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऊपर की मतलब जिसने उसे आदेश दिया है उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगर वह समय पर काम नहीं किया तो जवाब देना पड़ेगा, प्रबंधक को जवाब देना पड़ेगा। और प्रबंधक को सही जवाब अगर नहीं दे पाया है ना, तो ऐसी दशा में उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तरदायित्व जो है हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। अधिकार दिए, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बन गया, और उत्तरदायित्व आते ही जवाबदेही, जवाबदारी, जवाबदेही को ही क्या बोलते हैं अपन? जवाबदारी उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये काम करना है और नहीं किया तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, और इसके कारण वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है। इसी को बोलते हैं जवाबदेही या जवाबदारी। आगे बढ़ में तो संगठन के अधिकार अंतरण के तत्व: अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। कंपनी का प्रबंधक अधिकार सौंपता है, अधिकार सौंपते ही अगले व्यक्ति का उत्तरदायित्व बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, और उसके साथ इसकी जवाबदेही भी होता है वो अपने प्रबंधक के प्रति। अगर समय पर काम नहीं किया तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में, सही जवाब ना दे पाने की स्थिति में उसके ऊपर कार्यवाही भी करता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बस में चलिए इसी में चलते हैं आगे अपन। अधिकार अंतरण की विशेषताएं। अधिकार अंतरण के पहली विशेषता: अधिकार कार्य, अधिकार तथा कार्य अंशतः सौंपना। कंपनी का प्रबंधक जो मुख्य कार्य होता है कंपनी के लिए वो अपने पास रखता है, और बाकी सामान्य कार्यों को करवाने के लिए अधिकारियों को कार्य सौंप देता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो केवल प्रबंधक ही कर सकता है, वो तो प्रबंधक अपने पास रखेगा उस अधिकार को, लेकिन बाकी कार्यों को क्या करेगा? पूरे कार्य तो कर नहीं सकता है, तो मुख्य कार्य अपने पास रख लेगा और बाकी कार्यों को अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को सौंप देगा, ताकि उसका कार्यभार कम हो सके और मानसिक तनाव कम हो सके और अपने कार्य को अच्छे से वो कर सके। तो पहली विशेषता, अधिकार और कार्य अंशतः सौंपना। कुछ कार्यों को सौंपना और कुछ जवाबदारी अपने पास रखना, ये काम करता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। दूसरा है कार्यों का विभाजन। कंपनी का प्रबंधक अपने कार्यों का विभाजन कर देता है, हर विभाग में अधिकारियों को कार्य सौंप देता है। इससे कार्य के विभाजन करने से प्रबंधक का कार्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और ऐसी दशा में वो कंपनी के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाता है, जिससे कंपनी को क्या होता है? लाभ। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत अपनाता है कौन? कंपनी का प्रबंधक, जो पढ़ चुके हैं हम लोग। सीमाओं का निर्धारण, हर व्यक्ति को जिसको अधिकार सौंपा गया है उसकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है कि तुमको यहाँ तक केवल आदेश देने तक, काम करवाने तक का अधिकार है। कोई कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उसका रिपोर्ट तैयार करो, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मेरे पास तक पहुँचाओ। उसे दंड देने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, उसके वेतन में कटौती करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो ये सीमाओं का निर्धारण कर देता है। कौन कर देता है? कंपनी का प्रबंधक। केवल तुमको उससे कार्य लेना है, कार्य नहीं करता है आदेश देने के बावजूद उसका रिपोर्ट तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास भेजना है, लेकिन उसको किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना है, दंड तुम्हारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। एक सीमाएं तय कर देता है। कौन तय करता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक। वरिष्ठ का नियंत्रण, हर एक विभाग में अधिकारियों को आदेश देने के बाद अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति कर देता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक, जो सीनियर होते हैं, और उनका काम होता है कि जिसको अधिकार दिया गया है उसके ऊपर नियंत्रण करना, देखना कि वो प्रबंधक के द्वारा दिए गए आदेशानुसार काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। इसकी विशेषता है, अधिकारियों के माध्यम से उसके ऊपर नियंत्रण करवाता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। अंतरण का अधिकार, तो अंतरण का अधिकार किसके पास होता है? इसके पास पूरे अधिकार होते हैं। जो संस्था का प्रमुख होता है वही अपने अधिकारों का अंतरण कर सकता है।
कोई बाकी व्यक्ति अपने अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकते हैं, प्रबंधक ही अपने अधिकारों का अंतरण कर सकता है। और ये अंतरण दैनंदिन कार्यों के लिए होता है, रोज जो कार्य होते हैं उस कार्य के लिए अधिकारों का अंतरण किया जाता है कि तुमको संस्था में आते ही यहाँ के कर्मचारियों से ये काम लेना है। आगे बस में ठीक।